हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है भाई आप लोगों के। देखिए, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या हुआ, यानी कि जीन के कार्यों पर जीन अपने आप को किस प्रकार से एक्सप्रेस करता है, जीन अपने कार्यों को कैसे एक्सप्रेस करता है, उनके कार्यों पर जो नियंत्रण रखा जाता है उसी को कहा जाता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यानी कि सीधी सीधी भाषा में कह दिया जाए कि जीन के कार्यों पर नियंत्रण रखना ही जीन रेगुलेशन कहलाता है। जीन्स के कार्यों पर नियंत्रण रखना ही जीन रेगुलेशन कहलाता है। अब जीन के कार्य क्या, अपने शरीर में मुख्य रूप से प्रत्येक कोशिका के डीएनए पर जीन पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों का मुख्य रूप से क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। अब जब ये नियंत्रण प्रत्येक क्रिया, आपको पता है कि प्रत्येक क्रिया अपने शरीर में जो है वह एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल होती है या एंजाइम के द्वारा मुख्य रूप से होती है। एंजाइम काय के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। काय के बने होते हैं, प्रोटीन। और प्रोटीन काय के बने होते हैं, अमीनो अम्ल के बने होते हैं। और इन अमीनो अम्ल प्रोटीन को बनाने में हेल्प कौन करता है, आरएनए। और कौन सा वाला आरएनए, एमआरएनए। और इस एमआरएनए का जो निर्माण होता है वह डीएनए टेम्पलेट पर होता है। अर्थात इस वजह से कह दिया गया डीएनए में मुख्य रूप से कुछ स्पेशल टाइप के सेगमेंट्स पाए जाते हैं जो इन जीन्स, उन पर जीन्स स्थित होते हैं। और जीन्स मुख्य रूप से इन आरएनए को बनाकर, जीन्स इन आरएनए को बनाकर मुख्य रूप से जीन के कंट्रोल पर मुख्य रूप से नियंत्रण करते हैं, यानी जीन के एक्सप्रेशंस पर नियंत्रण रखते हैं। जीन अपने आप को किस प्रकार से एक्सप्रेस करता है उस कार्य को नियंत्रण करता है। देखिए, प्रत्येक कोशिका में जीन पाया जाता है, लेकिन वह जीन एक्टिव फॉर्म में है कि इनएक्टिव फॉर्म में। यदि एक्टिव फॉर्म में है, सक्रिय रूप में है तो वह कार्य करेगा, और यदि सक्रिय रूप में नहीं है तो वह कार्य मुख्य रूप से नहीं करेगा, इनएक्टिव डला रहेगा। क्या इनएक्टिव डला रहेगा कि नहीं डला रहेगा। तो वही कहा गया कि प्रत्येक कोशिका में जो जीन पाया जाता है वह अपने कार्य को किसकी उपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में एक्सप्रेस कर पाएगा। तो वह नियंत्रण जो है, वह नियंत्रण ही मुख्य रूप से क्या कहलाता है, रेगुलेशंस, जीन का रेगुलेशंस कहलाता है, यानी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। जीन एक्सप्रेशन का नियंत्रण या जीन का नियंत्रण मुख्य रूप से दो स्तर पर होता है, इंड्यूसर लेवल पर और रिप्रेसर लेवल पर। किस स्तर पर होता है, इंड्यूसर लेवल पर और रिप्रेसर लेवल पर मुख्य रूप से नियंत्रण किया जाता है इनके कार्यों का। जब इन दो स्तरों पर नियंत्रण होता है, इसके लिए मुख्य रूप से सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, जैकब और मोनार्ड वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे, जैकब और मोनार्ड वैज्ञानिक थे। यह पेरिस में एक संस्था स्थित थी, जिस संस्था का नाम था पेरिस पाश्चर इंस्टीट्यूट। उनसे मुख्य रूप से संबंधित थे, या ये कहा जाए पाश्चर इंस्टीट्यूट के दो वैज्ञानिक थे, जैकब और मोनार्ड। कौन से वैज्ञानिक थे, पाश्चर इंस्टीट्यूट के दो वैज्ञानिक थे, जैकब एंड मोनार्ड। ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1961 में मुख्य रूप से एक कंसेप्ट दिया। उस कंसेप्ट को नाम दिया ओपेरॉन कंसेप्ट। क्या नाम दिया, ओपेरॉन कंसेप्ट नाम दिया, या फिर मुख्य रूप से इसको ओपेरॉन मॉडल नाम दिया। क्या नाम दिया, ओपेरॉन मॉडल नाम दिया। इस कार्य के लिए इस कार्य के लिए इनको 1965 में मुख्य रूप से नोबेल प्राइज दिया गया था। इस कार्य के लिए इनको 1965 में मुख्य रूप से नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्होंने मुख्य रूप से लैक्टोज के मेटाबॉलिन को लेकर मुख्य रूप से कार्य किया था, यानी इकोलाई को लिया। देखिए, जीन एक्सप्रेशंस की क्रिया यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाई जाती है। तो यहां लेकिन आपके एनसीईआरटी की बुक में, आपके सिलेबस में मुख्य रूप से
प्रोकैरियोटिक के एक्सप्रेशंस को बताया गया, प्रोकैरियोटिक जीन्स के एक्सप्रेशन को मुख्य रूप से बताया गया। तो इस वजह से सिर्फ उन्हीं के ऊपर आप और हम लोग चर्चा। देखिए, जैकब एंड मोनार्ड ने 1961 में, जैकब एंड मोनार्ड ने मुख्य रूप से 1961 में इकोलाई बैक्टीरिया को लेकर एक रिसर्च की कि इकोलाई बैक्टीरिया में लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म क्रिया को बताया, लैक्टोज की उपपचयी क्रियाओं को बताया। इस कार्य के लिए 1965 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। पहली बात तो ये ध्यान में रखें। दूसरा, इन्होंने जो नाम दिया था उसको नाम दिया था ओपेरॉन कंसेप्ट और ओपेरॉन मॉडल नाम दिया था। ओपेरॉन कंसेप्ट और क्या नाम दिया था? ओपेरॉन मॉडल मुख्य रूप से नाम दिया था। अब ये इन्होंने बताया कि वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से ये जो कार्य इस ओपेरॉन कंसेप्ट में या ओपेरॉन मॉडल में होता है तो वह मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? इंड्यूसर और रिप्रेसर स्तर पर होता है। इंड्यूसर और रिप्रेसर द्वारा मुख्य रूप से ट्रांसक्रिप्शन स्तर पर होता है, अनुलेखन स्तर पर होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्तर पर मुख्य रूप से होता है। इस ट्रांसक्रिप्शन स्तर पर मुख्य रूप से दो प्रकार के जीन्स का समूह पाया जाता है। एक तो आपका कंट्रोल जीन और दूसरा जो पाया जाता है वह है स्ट्रक्चरल जीन यानी ओपेरॉन। ये एक ओपेरॉन है यानी कि डीएनए का एक सेगमेंट्स है। ओपेरॉन क्या है? ये सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ओपेरॉन है क्या चीज? ये सेगमेंट्स ऑफ डीएनए यानी डीएनए का एक सेगमेंट है। उस सेगमेंट में मुख्य रूप से कंट्रोल जीन पाए जा रहे हैं और स्ट्रक्चरल जीन पाए जा रहे हैं। कंट्रोल जीन में मुख्य रूप से कौन कौन से जीन होते हैं? रेगुलेटर जीन। अभी मैं आपको चित्र के द्वारा समझाऊंगा, पहले जीन देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, और तीसरे नंबर का जो जीन होता है उसको ऑपरेटर जीन कहा जाता है। स्ट्रक्चरल जीन में मुख्य रूप से जो सेगमेंट स्ट्रक्चरल जीन का सेगमेंट है इसमें मुख्य रूप से जेड वाई ए जीन होते, जया नामक जीन होते हैं। क्या? जया नामक मुख्य रूप से जीन होते हैं। इस सेगमेंट के द्वारा इसको क्या कहा जा रहा है? स्ट्रक्चरल जीन कहा जा रहा है। इस सेगमेंट के द्वारा एमआरएनए का, इस सेगमेंट के द्वारा मुख्य रूप से आरएनए का निर्माण किया जाता है और जिस आरएनए का निर्माण होता है वह एमआरएनए कहलाता है। वह क्या कहलाता है? एमआरएनए मुख्य रूप से कहलाता है। ये जो सेगमेंट एक पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन होती है। क्या? पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन होती है। क्यों पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन क्यों होती है? मोनोसिस्टोनिक कंडीशन यूकैरियोट्स में पाई जाती है, यानी एक जीन के द्वारा एक प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। लेकिन यहां मुख्य रूप से एक जीन के द्वारा मुख्य रूप से एमआरएनए का निर्माण हुआ। वह एमआरएनए मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, जिसके फलस्वरूप 3 प्रकार के एंजाइम निर्माण हो रहे हैं। इस वजह से इसको पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन कहा जाता है। सिस्टोनिक जेड, सिस्टोनिक बाई, सिस्टोनिक ए। क्या नाम क्या कहा गया? सिस्टोनिक जेड, सिस्टोनिक बाई और सिस्टोनिक ए मुख्य रूप से होते हैं। इनके नियंत्रण में रेगुलेटर जीन एक विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित करता है जिसको मुख्य रूप से विशेष प्रकार का एंजाइम सीक्रेट करता है जिसको इनहिबिटर प्रोटीन कहा जाता है। यानी एक पदार्थ है जो इनहिबिटर प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। यह इनहिबिटर प्रोटीन जो है, यह इनहिबिटर प्रोटीन ऑपरेटर स्थल पर जाकर जुड़ जाती है। किस स्तर पर जुड़ती है? ऑपरेटर स्थल पर जाकर जुड़ जाती है। जैसे ही इनहिबिटर प्रोटीन, क्या नाम दिया गया? अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन अभी इनके कार्य केवल मैं बता रहा हूं। इनहिबिटर रेगुलेटर जीन के द्वारा मुख्य रूप से इनहिबिटर पदार्थ एक सीक्रेट होता है, रिप्रेसर कहा जाता है। यह दमन करने का कार्य करता है, इस वजह से इसको दमनकारी भी कहा जाता है। यह इसके कार्य, यह इसके स्थल पर जाकर साइड पर जाकर जुड़ जाता है। जैसे ये साइड पर जुड़ता है वैसे ही प्रमोटर जीन के द्वारा जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस सेगमेंट्स के द्वारा मुख्य रूप से एमआरएनए के निर्माण को नहीं होने देता है।
एमआरएनए के निर्माण को मुख्य रूप से नहीं होने देगा। जब एमआरएनए का निर्माण नहीं होगा तो मुख्य रूप से प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, और प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो वह 3 जो एंजाइम मैं बना रहा हूं, जो 3 एंजाइम यहां मुख्य रूप से बन रहे हैं, बीटा ग्लाइकोसाइडेज, कौन सा एंजाइम, बीटा ग्लाइकोसाइडेज है, परमेज एंजाइम है और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम है, वह उन ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का निर्माण नहीं होगा। तो ये चीज है। तो 3 और 3 मुख्य रूप से ये आपको ध्यान में रखना। अब मैं इसको जो वैज्ञानिक जो थे, कौन से वैज्ञानिक थे, देख लीजिए लिखे हुए, जैकब एंड मोनार्ड जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इकोलाई में इस प्रोसेस को होते हुए दिखाया था। विशेष तौर पर इसको लैक ओपेरन भी कहा जाता है। देखिए मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन क्यों कहा गया, क्योंकि वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से इकोलाई में लैक्टोज मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को मुख्य रूप से अध्ययन करके बताया था, इस वजह से लैक ओपेरॉन नाम दे दिया गया। यानी लैक्टोज, लैक्टोज के 3 अक्षर शुरुआत के ले लिए, ये 3 अक्षर ले लिए तो उसको क्या कह दिया, लैक ओपेरॉन। और लैक शब्द और ओपेरॉन कोई विशिष्ट बात नहीं, ओपेरॉन सिर्फ एक डीएनए का सेगमेंट्स है जिन पर जीन पाए जाते हैं, और वह जीन मुख्य रूप से किस स्तर पर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, किस स्तर पर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, और कुछ जीन उसके एक्सप्रेशन को किस प्रकार से नियंत्रण रखते हैं। क्योंकि प्रत्येक समय जीन मुख्य रूप से एक्टिव नहीं होता है। जीन एक्टिव जब होता है जब उसको कार्य करना होगा, जब उसको मुख्य रूप से कार्य करना होगा, उस स्थिति में ही सिर्फ अपने कार्यों को एक्सप्रेस करेगा, और नहीं तो वह इनएक्टिव फॉर्म में डला रहता है। ये मुख्य रूप से रहता है स्विच ऑन और स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है। ये जो सेगमेंट्स हैं यह स्विच ऑन और स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है। स्विच ऑन ये कब होंगे और स्विच ऑफ कब होंगे, यह मुख्य रूप से नियंत्रण कहलाता है। यानी कि आपको देखना है कि एक घर में मुख्य रूप से क्या है कि एक स्विच लगा हुआ है, पानी की मोटर को चालू करना है तो उसको ऑन कर देते हो, और बंद करना है, भर गई टंकी तो उसको क्या कर देते, ऑफ कर देते। यानी कि वह क्या किया जा रहा है, आपके द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से कुछ जीन्स के द्वारा इनके जीन के कार्यों को नियंत्रित किया जा रहा है कि कब ये अपने कार्यों को एक्सप्रेस करें और कब ये अपने कार्यों को एक्सप्रेस नहीं करें। मतलब एक विशेष पदार्थ होने पर ये या आवश्यकता होने पर ये अपने कार्यों को एक्सप्रेस करेंगे, या आवश्यकता नहीं होगी तो अपने कार्यों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो इसको किस प्रकार से समझा सकते हैं, क्या इसको किस प्रकार से बता सकते हैं? देखिए सीधे सीधे मुख्य रूप से ये बताया जाए, क्या सीधे सीधे ये बता दिया जाए कि ये एक पात्र है, कोई कंटेनर है या कोई बर्तन है, इसमें मुख्य रूप से ये क्या डले हुए हैं, बैक्टीरिया डले हुए हैं। क्या इन बैक्टीरिया को क्या नाम दिया गया, इकोलाई। विशेष तौर पर ध्यान रखें, जीन एक्सप्रेशन एनसीईआरटी की बुक में, जीन एक्सप्रेशन एनसीईआरटी की बुक में मुख्य प्रोकैरियोटिक सेल्स में दर्शाया गया, यूकैरियोटिक सेल्स का नहीं दर्शाया गया। लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में आप और हम लोग चर्चा भी करते चलेंगे। तो स्वाभाविक है इकोलाई, इकोलाई किस नेचर का होता है, ये अपने भोजन का निर्माण तो स्वयं कर नहीं सकता है, क्योंकि हेटेरोफिटिक नेचर का होता है, अपने भोजन का निर्माण मुख्य रूप से नहीं कर पाता है। तो यह भोजन इसके बाहरी माध्यम जो हैं, बाहरी माध्यम, उन बाहरी माध्यम से मुख्य रूप से यह भोजन प्राप्त करता है। अर्थात इसका जो भोजन होता है वह ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज मुख्य रूप से ले लेगा, और ग्लूकोज जैसे इसके अंदर पहुंचेगा, ग्लूकोज जैसे ही इस इकोलाई के अंदर पहुंचेगा तो मुख्य रूप से क्या होगा, वह रेस्पिरेशन की क्रिया के द्वारा एनर्जी बना लेगा और अपना कार्य करता रहेगा। इकोलाई का कार्य हो गया, इकोलाई का मुख्य रूप से कार्य हो गया। लेकिन जब किन्हीं परिस्थितियों में ये ग्लूकोज समाप्त हो गया, ग्लूकोज समाप्त हो गया, या इकोलाई को दूध में डाल दिया जाए, इकोलाई को दूध में डाल दिया जाए, तो वहां तो ग्लूकोज मिलेगा ही नहीं। तो उस स्थिति में मुख्य रूप से इस प्लेस पर क्या आते हैं, लैक्टोज आते हैं। इस प्लेस पर मुख्य रूप से क्या आएंगे, तो अब इस चीज को मैं वहां बताया था ग्लूकोज के माध्यम से, यहां मैं बता रहा हूं लैक्टोज के माध्यम से। देखिए क्या, तो अब क्या आ रहे हैं मुख्य रूप से,
ये ग्लूकोज समाप्त हो गया, या इन इस्चीरिया कोलाई को मुख्य रूप से किस में डाल दिया गया, दूध में डाल दिया, तो यहाँ क्या मिलेगा, लैक्टोज मिलेगा। लेकिन ये लैक्टोज जो है, ये जो लैक्टोज है, एल फॉर लैक्टोज, एल फॉर लैक्टोज, ये लैक्टोज इनके अंदर नहीं जा पाएगा, ये लैक्टोज इनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, या इसकी जो सेल वाल है, या इसकी ये कहा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वह लैक्टोज के लिए परमेबल नहीं होती है। परमेबल होने के लिए परमेज एंजाइम चाहिए। क्या? परमेज एंजाइम चाहिए। अर्थात परमेज एंजाइम जब होगा कि परमेज को बनाने वाली प्रोटीन होंगी, परमेज को बनाने वाली प्रोटीन होंगे। परमेज को बनाने वाली प्रोटीन कौन सी होंगी? कि जो एमआरएनए द्वारा इंडिकेट किया जाएगा। तो स्वाभाविक है कि उस स्थिति में ये इकोलाई मुख्य रूप से अपने जीन्स के माध्यम से एक्सप्रेस देते हैं, अपने कार्यों को करने की कोशिश करते हैं। तो वहां ये जो मुख्य रूप से परमेज एंजाइम का निर्माण होता है, जिसके कारण ये लैक्टोज अंदर आ जाता है, और लैक्टोज अंदर आ जाता है तो मुख्य रूप से वह क्रिया चालू हो जाती है। तो दो स्तर पर मुख्य रूप से कि एक माध्यम में ग्लूकोज होगा, यानी कि लैक्टोज एब्सेंट होगा। दूसरी भाषा में यहाँ क्या कहूं, ग्लूकोज है तो लैक्टोज एब्सेंट होगा। उस स्थिति में क्या एक्सप्रेशंस देंगे, और एक लैक्टोज की प्रेजेंस में कैप्स अपने एक्सप्रेशन देंगे। तो इसी को जीन के एक्सप्रेशंस कहा जाता है। इनका जब नियंत्रण किया जाता है तो उसी को क्या देते हैं, उसको क्या कह देते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो इसको मैं एक चित्र के माध्यम से बता रहा हूं कि जीन रेगुलेशंस को मुख्य रूप से कैसे। तो ये आप समझ गए, जैकब एंड मोनार्ड का नाम ध्यान रखना। 1961 में इन्होंने मुख्य रूप से ये लैक्टोज मेटाबॉलिज्म की क्रिया को इकोलाई में बताया था, और जिस कार्य के लिए 1965 में इन्हें मुख्य रूप से पुरस्कार मिला था। इन्होंने जो नाम दिया, ओपेरेंट कंसेप्ट नाम दिया, या ओपेरेंट मॉडल नाम दिया। और यह कोई विशेष बात नहीं है कि ओपेरेंट कंसेप्ट और मॉडल क्या है, एक सेगमेंट है, डीएनए में पाए जाने वाला सेगमेंट है, उसी को मुख्य रूप से ओपेरॉन कहा गया। उसी को क्या कहा गया, ओपेरॉन कहा गया। तो अब आपको मैं बताता हूं कि इकोलाई में किस प्रकार से, इकोलाई में मुख्य रूप से किस प्रकार से अपने आप के एक्सप्रेशंस होते हैं। तो देखिए, ये क्या मैं बना रहा हूं, ये इकोलाई है। आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी बैक्टीरिया में डीएनए पाया जाता है। डीएनए के चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इस वजह से इनका आनुवांशिक पदार्थ सर्कुलर फॉर्म में साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में डला हुआ रहता है, सर्कुलर फॉर्म में। तो इसको थोड़ा सा सर्कुलर ना बनाते हुए मैं मुख्य रूप से स्टेट कंडीशन में बना देता हूं। देखिए, ये डीएनए सेगमेंट्स हैं। मैंने आपको बताया दो प्रकार के जीन, कंट्रोल जीन और स्ट्रक्चरल जीन बताए थे। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चरल जीन के कार्य बता देता हूं, फिर उसके बाद अपन कंट्रोल जीन पर आएंगे। तो देखिए, यहां से लेकर ये कौन कौन से जीन बताए थे, मैंने आपको 3 जीन बता के आया था। यदि थोड़ा सा भी आपको ध्यान होगा तो थोड़ा सा मतलब आप पढ़ने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा काम होता रहेगा। क्या थोड़ी सी आप पढ़ाई करेंगे ना तो बहुत अच्छे कार्य होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप लोग पढ़ने की कोशिश, बस केवल समझने के दौरान थोड़ा सा समझ लो, मैं ये गारंटी है कि आपको 100% मुख्य रूप से यहाँ चीज समझ में आएगी। मैं ये थोड़ा सा अलग कलर कर रहा हूं, अभी आपको बताऊंगा कलर करने का क्या रीजन था। ये जो सेगमेंट्स है पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन में होता है। देखिए, ये ब्लू कलर का है तो यहां मैं जेड लिख रहा हूं। ये रेड कलर का है, यहां वाई लिखा जा रहा है। और ये ब्लैक कलर का है, यहां मुख्य रूप से ए या कैपिटल ए कैसी बना दीजिए। पॉलीसिस्टोनिक क्यों कहा गया? इस सेगमेंट्स के द्वारा
इस सेगमेंट्स के द्वारा मुख्य रूप से किसका निर्माण हो रहा है? आरएनए का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? आरएनए का निर्माण हो रहा है। इसको वही बताया जाएगा जिस प्रकार से बना हुआ है, यानी कि ये, ठीक है। दूसरा ये, तीसरा ये। इस पर मुख्य रूप से ये कंडीशन रहती है। ये जो है ये mRNA है, यानी इस सेगमेंट्स के द्वारा इसका निर्माण हुआ, इस जीन्स के द्वारा इसका निर्माण हुआ और इस जीन्स के द्वारा मुख्य रूप से इसका निर्माण हुआ। एक mRNA का निर्माण मुख्य रूप से इस सेगमेंट्स के द्वारा हुआ, जिसको इनको मुख्य रूप से क्या कहा गया, यही लिख देता हूं मैं, कहीं अलग नहीं जा रहा। STRUCTURAL स्ट्रक्चरल जीन नाम दिया गया, संरचनात्मक जीन नाम दिया गया इनको। इस संरचनात्मक जीन में सिस्ट्रॉनिक जेड, सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन ए पाया जाता है, यानी कि पॉलीसिस्टोनिक हो गए। पॉलीसिस्टोनिक क्यों? क्योंकि इसको मोनोसिस्टोनिक क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि इसके द्वारा जिस एमआरएनए का निर्माण हुआ वहां एक प्रोटीन का निर्माण नहीं हुआ, वहां 3 प्रकार की प्रोटीन का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा 3 प्रकार के एंजाइम निर्मित हुए, या ये कहा जाए 3 प्रकार के एंजाइम निर्मित करने वाले प्रोटीन का निर्माण हुआ था। इस वजह से पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन कह दिया। क्या कह दिया? पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन मुख्य रूप से कहा गया। देखिए, इसके द्वारा, इस सेगमेंट्स के द्वारा मुख्य रूप से क्या होगा, ये जो एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, यहां मुख्य रूप से आप इसको क्या कह सकते हैं, आराम से, मतलब जो कहना है आपको, देखिए ये जो कहा जाएगा, ये क्या कहा जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इस सेगमेंट्स यानी इन एमआरएनए के द्वारा, मुख्य रूप से इन एमआरएनए के द्वारा कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन्स के निर्माण होंगे। ये सेगमेंट्स बना दिए, ये प्रोटीन के बना दिए, ठीक है। एक प्रोटीन ये बनी, दूसरी मुख्य रूप से प्रोटीन जो बनती है वो कौन सी बनेगी, मतलब जैसे कलर की, मैं वही कलर लेकर बना रहा हूं जिससे आपको क्लियर होता जाए, और कोई स्पेशल नहीं कि वहां कलर पाया जाता था। ये मुख्य रूप से अमीनो अम्ल ने मिलकर ये प्रोटीन बनाई। क्या? इस प्रोटीन के द्वारा, तो ये जो क्रिया है, प्रोटीन बनी, इस क्रिया को मुख्य रूप से क्या नाम दिया जाता है? ट्रांसलेशन। देखिए, डीएनए टेम्पलेट पर इस एमआरएनए का निर्माण हुआ, इस क्रिया को कह दिया ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन यानी एमआरएनए से इसने अपने कोड मुख्य रूप से एमआरएनए को दे दिया कि आप इस प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करेंगे, आप इस प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो ये इसने जो प्रोटीन बनाई, तो वो जो क्रिया थी उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। अब देखिए, इसने मुख्य रूप से कौन कौन से एंजाइम बनाए? बीटा, कौन सा बनाया? बीटा गैलेक, ब्लू कलर से ही लिखा जाएगा, क्यों जैसा है तो वही उसी कलर से मुख्य रूप से आप और हम लोग लिखेंगे, ठीक, जिससे ध्यान रखें। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। फिर कौन सा आता है इसके द्वारा? जो परमिएज, कौन सा आता है? परमिएज, ठीक है। फिर इसके द्वारा मुख्य रूप से जो बनता है वह कौन सा बनता है? ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक।
ये 3 प्रकार की प्रोटीन का निर्माण हुआ। लेज, अब आप कहोगे कि सर एज शब्द लगाया तो ये तो एंजाइम है। भाई सीधे सीधे मैं मुख्य रूप से क्या कह रहा हूं कि एंजाइम कैसे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो इस वजह से इनको बीटा गैलेक्टोसाइडेज यानी एंजाइम, परमेज, ट्रांस एसिटाइलेज, ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से प्रोटीन निर्मित हुए, यानी कि प्रोटीन के निर्मित करने वाले एंजाइम्स हैं। प्रोटीन को एंजाइम्स किसके द्वारा निर्मित होते हैं? प्रोटीन के द्वारा निर्मित होते हैं। ये कार्य मुख्य रूप से इनका था सामान्य तौर पर। लेकिन यह कार्य जब तक मुख्य रूप से यह कार्य इसमें जब तक नहीं किया जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा, जब तक मुख्य रूप से ग्लूकोज है, जब तक क्या है? ग्लूकोज है मीडियम में, जब तक मुख्य रूप से ये कार्य नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इकोलाई को आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इकोलाई को ग्लूकोज मिल रहा है और ग्लूकोज के माध्यम से वह एनर्जी बना रहा है और एनर्जी के द्वारा उसकी क्रिया हो रही। उसको क्या आवश्यकता है? भाई स्वाभाविक है, घर में कोई एक बेटा, उसको तुम पैसा देते जाओ, पैसा देते जाओ, पैसा देते जाओ, तो उसको क्या आवश्यकता है कि वो पढ़ाई करे या मेहनत करे जिससे पैसा कमाए? क्योंकि उसकी आवश्यकता पूर्ति हो रही है। तो वही कंडीशन थी इस्चीरिया कोलाई की। ग्लूकोज प्रेजेंस के कारण मुख्य रूप से पूरी की पूरी आवश्यकताएं पूर्ति हो रही थी, यानी एनर्जी बन रही थी। इस वजह से ये उस दौरान एक्टिव नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है। अब देखिए क्यों नहीं हो रहा था। माध्यम में क्या है? आपके मीडियम में क्या है? ग्लूकोज है। विशेष ध्यान रखना, यानी कि क्या नहीं है? लैक्टोज नहीं है, ग्लूकोज मुख्य रूप से सीधे सीधे इसमें प्रवेश कर रहे हैं। ग्लूकोज इस्चीरिया कोलाई में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि इस्चीरिया कोलाई के लिए ग्लूकोज, इस्चीरिया कोलाई की वॉल जो है ग्लूकोज के लिए परमेबल होती है, जबकि लैक्टोज के लिए परमेबल नहीं होती, बहुत कम होती है, बहुत कम मुख्य रूप से होती है। तो देखिए अब इस साइड आते हैं। तो प्रत्येक जीन का मुख्य रूप से एक प्रमोटर जीन होता है। प्रत्येक जीन का मुख्य रूप से क्या होता है? एक प्रमोटर जीन होता है। तो इसका देखिए ये क्या है? प्रमोटर जीन है। इस प्रमोटर जीन से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मुख्य रूप से जुड़ता है। क्या जुड़ता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मुख्य रूप से इससे जुड़ता है, या इससे जुड़ता है। तो इसके माध्यम से मुख्य रूप से इस एमआरएनए का जो निर्माण किया जा रहा है वो इसकी उपस्थिति में होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। पहले ही कह रहा हूं आरएनए पॉलीमरेज। देखिए आप ट्रांसक्रिप्शंस को पढ़ें तो वहां क्लियर नजर आ जाएगा कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा आरएनए का निर्माण हो रहा है, यानी एमआरएनए का निर्माण हो रहा है। लेकिन यह आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जीन से जुड़ता है और प्रमोटर जीन के माध्यम से इनके कार्यों को करता है। और इसका कार्य क्या है? इस सेगमेंट्स का कार्य क्या है? स्ट्रक्चरल जीन का कार्य क्या है? एमआरएनए का निर्माण करना, और एमआरएनए के द्वारा इन प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन ये कब कार्य करेगा? जब इसको आवश्यकता होगी तो। और आवश्यकता कब पड़ेगी? क्यों? क्योंकि इनके कार्य क्या हैं? इनके मुख्य रूप से जो कार्य हैं वह मुख्य रूप से लैक्टोज उपापचय से संबंधित हैं, लैक्टोज मेटाबॉलिक एक्टिविटी से संबंधित हैं, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने से संबंधित हैं। स्वाभाविक है। तो इस वजह से जब मीडियम में ग्लूकोज है, लैक्टोज है ही नहीं, तो इसको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो इनका निर्माण नहीं होगा, और निर्माण नहीं होगा मुख्य रूप से तो क्या होगा? क्यों नहीं निर्माण हुआ? उसका रीजन इसने जो कार्य किया कि वह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में एमआरएनए बना रहा है, लेकिन मीडियम में ग्लूकोज है, तो जिस कारण से यह कार्य नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है कि इसके मीडियम में यहां जो है वह क्या पाया जा रहा है? ऑपरेटर जीन पाया जा रहा है। इधर एक आई जीन होता है। क्या होता है? आई जीन होता है। आई जीन के द्वारा मुख्य रूप से, विशेष ध्यान दें, आई जीन के माध्यम से एक विशेष प्रकार का, मैंने बताया था अभी, विशेष प्रकार का प्रोटीन पदार्थ
सीक्रेट होता है, विशेष प्रकार का पदार्थ बनाया जाता है जो वह रिप्रेसर या इनहिबिटर कहलाता है। क्या कहलाता है? इनहिबिटर। ये रिप्रेसर या इनहिबिटर मुख्य रूप से किससे जुड़ता है? ऑपरेटर जीन से। किससे जुड़ा? ऑपरेटर जीन से जुड़ा। ऑपरेटर जीन मुख्य रूप से इसके कार्यों को नहीं होने देता। ये मुख्य रूप से आरएनए पॉलीमरेज को रोक देता है। आरएनए पॉलीमरेज को रोक देता है कि तुम इस साइड नहीं जाओगे, बीच में मेरा घर पड़ता है और तुम उसके घर में कैसे चले जाओगे। कब रोक रहा है? विशेष तौर पर ध्यान रखना, ऑपरेटर जीन पाया जाता है, लेकिन ऑपरेटर जीन उसी स्थिति में रोकेगा जब मुख्य रूप से आई जीन के द्वारा रिप्रेसर, ये आई जीन जो है वो दो स्तर पर कार्य करता है, इंड्यूसर लेवल पर और रिप्रेसर लेवल पर, जिससे ध्यान रखें। तो इसके द्वारा जो प्रोटीन पदार्थ स्रावित होता है, इसके द्वारा जो पदार्थ स्रावित होता है, यह रिप्रेसर स्तर पर जब कार्य करता है। कार्य कब करेगा? जब मीडियम में ग्लूकोज है, उस दौरान मुख्य रूप से कार्य करेगा। तो रिप्रेसर वह जो पदार्थ बना इनहिबिटर, वह ऑपरेटर जीन से अटैच हुआ। ऑपरेटर जीन से अटैच हुआ तो इसने आरएनए पॉलीमरेज को इस साइड, स्ट्रक्चरल जीन की साइड जाने से रोक दिया। स्ट्रक्चरल जीन की साइड जब ये नहीं गया तो एमआरएनए का निर्माण नहीं होगा। जब एमआरएनए का निर्माण नहीं होगा तो ये जो प्रोटीन है, इन प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। जब इन प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो ये जो एंजाइम वास्तविक रूप पर लिखे हुए बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज जो एंजाइम लिखे हुए, इनका निर्माण नहीं होगा। जब इनका निर्माण नहीं होगा तो मुख्य रूप से लैक्टोज का उपापचय या लैक्टोज की मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, अर्थात लैक्टोज का डाइजेशन नहीं होगा। ये है वास्तव में क्या? तो विशेष तौर पर ये कंडीशन होने पर, क्लियर, ये कार्य हुआ। विशेष तौर पर मैंने अभी क्या कहा था कि प्रत्येक के जीन होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन का ये प्रमोटर जीन है। इस आई, इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इनहिबिटर, वैसे इसको रेगुलेटर जीन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? यहां मैं चलिए लिखे देता हूं जिससे आप कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको दो रूपों में रेगुलेटर जीन और इसका भी प्रमोटर जीन है। थोड़ा सा अलग से इसको बना दे प्रमोटर जीन, जिससे ये लगे कि ये कुछ स्पेशल, यानी कि स्ट्रक्चरल जीन के अपने प्रमोटर जीन होते हैं और आई जीन के भी अपने प्रमोटर जीन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आई जीन के भी अपने प्रमोटर जीन पाए जाते हैं जो इनके कार्यों को नियंत्रण करने का मुख्य रूप से कार्य करता है। तो ये है सबसे पहली कहानी। अब मीडियम में जैसे ही लैक्टोज प्रवेश करता है, बच्चों ध्यान देना, बहुत अच्छी बात आ रही है। देखिए, नहीं समझ में आई, मैं रिवीजन कराऊंगा, बार बार रिवीजन कराऊंगा। कब तक देखते हैं आपके समझ में नहीं आएगी, समझ में कंफ्यूजन नहीं होना है। आप बस देखते चलिए, सुनते चलिए, लेकिन मन यहीं स्थिर रखकर, तो आपके समझ में आएगा। देखिए, अब मुख्य रूप से ये ग्लूकोज समाप्त हो गया। विशेष तौर पर ध्यान दें कि ये कितनी भी ऑपरेटर जीन कोशिश कर ले, पूर्ण रूप से इसके कार्यों को बंद नहीं कर सकता। स्ट्रक्चरल जीन के कार्यों को पूर्ण रूप से बंद नहीं कर सकता, चाहे आई जीन का ये रिप्रेसर इससे जुड़ा है, तब भी उस स्थिति में स्ट्रक्चरल जीन के कार्यों को पूर्ण रूप से बंद नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ मुख्य रूप से ये एमआरएनए का निर्माण करता रहेगा और जिसके फलस्वरूप परमेज एंजाइम या परमेज प्रोटीन बनती रहेगी। विशेष ध्यान देना, परमेज एंजाइम बनता रहेगा, परमेज प्रोटीन मुख्य रूप से बनती रहेगी। मीडियम में जैसे ग्लूकोज समाप्त हुआ या मीडियम में मुख्य रूप से लैक्टोज प्रेजेंट हो गया, तो देखिए मैं मीडियम इस साइड बना रहा हूं, ठीक है ना। लैक्टोज, एल फॉर लैक्टोज, देखिए बनाया। अब ये मुख्य रूप से इसमें प्रवेश नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से प्रवेश कर रहा है, बहुत कम मात्रा में लैक्टोज प्रवेश कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कहा था यह
आई जीन इसके कार्यों को प्रभावित पूर्ण रूप से नहीं कर पाता, अर्थात ऑपरेटर जीन से ही अब ये इनहिबिटर जुड़ गया तो इसी को कह सकते हैं यह इनहिबिटर इनके कार्यों को पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं कर सकता। इसमें इतनी क्षमता रोकने का कार्य कर रहा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं रोक पा रहा है, छुप के कार्य करता रह रहा है और मुख्य रूप से क्या बना रहा है, एमआरएनए। तो इसके फलस्वरूप ये तीनों प्रकार की बनेंगी, लेकिन अपने को यहां आवश्यकता सिर्फ परमेज से ही है। क्यों? क्योंकि परमेज एंजाइम्स की या परमेज प्रोटीन की प्रेजेंस में ही इसकी जो वॉल है, इकोलाई की जो वॉल है, सेल वॉल है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो भी कहना चाहे आप सेल वॉल कह दो, तो उसकी उपस्थिति में ही ये लैक्टोज इसके अंदर प्रवेश करेंगे। परमेज एंजाइम इसकी परमेबिलिटी बढ़ा देती है। ये देखिए एल जैसे लैक्टोज मीडियम में आता है, लैक्टोज मीडियम में आता है तो इसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। पहले क्या हो रहा था, बहुत कम प्रवेश हो रहे थे। पहले क्या, बहुत कम प्रवेश हो पा रहे थे तो परमेज एंजाइम कम बन पा रहा था। जब परमेज एंजाइम कम बन रहा था तो उस स्थिति में मुख्य रूप से क्या था, एक एलो एंजाइम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक एलो एंजाइम, एलो लैक्टोज का, एलो। जब देखिए मैंने पहले ही कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ऑपरेटर जीन इसके कार्यों को पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं कर पा रहा, रोक नहीं पा रहा, लेकिन कुछ ना कुछ बन रहे हैं। तो परमेज की उपस्थिति में बहुत कम मात्रा में लैक्टोज अंदर प्रवेश हो रहा है और ये लैक्टोज अंदर प्रवेश कर रहा है और यह किस में परिवर्तित हो गया, एलो लैक्टोज में परिवर्तित हो गया। एलो लैक्टेज में जैसे ही मुख्य रूप से यह परिवर्तित होता है, यह लैक्टोज अंदर प्रवेश करने पर एलो लैक्टोज में जैसे ही परिवर्तित होता है तो यह मुख्य रूप से इसके कार्यों को, इस ऑपरेटर जीन के कार्य, इससे जो इनहिबिटर जुड़ा था वह मुख्य रूप से अपने को जोड़ने का कार्य कर लेता है। ये ऑपरेटर जीन इससे जुड़ गया। ये यहां ये जो ऑपरेटर जीन है ये वाला, ये ऑपरेटर जैसे ही लैक्टोज प्रवेश हुआ ये एलो लैक्टोज में कन्वर्ट हुआ और एलो लैक्टोज मुख्य रूप से इस इनहिबिटर के जीन को अपने रूप में जोड़ लेता है, इनहिबिटर पदार्थ को अपने से जोड़ लेता, बंधित कर लेता है, इनहिबिटर पदार्थ को अपने से बंधित कर ले रहा। आने दूसरी भाषा में क्या कह दूं, आई जीन के द्वारा जो रिप्रेसर या इनहिबिटर पदार्थ बन रहा था अब वह इससे जुड़ता जाता है, कितना भी बन जाए, इस एलो लैक्टोज से। जब ये इससे जुड़ रहा है तो निश्चित तौर पर प्रमोटर जीन से जो आरएनए पॉलीमरेज है, यह आरएनए पॉलीमरेज अब इस स्तर पर जाकर किससे, स्ट्रेचल जीन के पास जाकर कहेगा कि भैया अब मैं बिल्कुल फ्री हूं, स्वतंत्र हूं, अब मैं स्वतंत्र हूं, अब मुझे इस स्टीरिया कोलाई को आवश्यकता है लैक्टोज के पाचन के लिए। अब आप मुख्य रूप से क्या बना सकते हैं, एमआरएनए बना सकते हैं। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जैसे इसमें पहुंचता है तो किसका निर्माण होता है, एमआरएनए का निर्माण होता है। ये 3 सेगमेंट्स के रूप में, ZYA जया के रूप में, किसके रूप में, जया के रूप में मुख्य रूप से निर्मित होता है। तो इसके द्वारा मुख्य रूप से ये सेगमेंट के द्वारा ये प्रोटीन बनाई गई, इसके द्वारा मुख्य रूप से ये वाली बनाई गई और इसके द्वारा ये वाली बनाई गई। तो वहां इसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसको परमेज, इसको ट्रांस एसिटाइलेज, इन तीनों के कार्य आप अलग अलग समझ लें। सबसे पहले बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, वह लैक्टोज को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है, यानी लैक्टोज को छोटे छोटे सरल खंडों में तोड़ने का कार्य करता है। ये कहा जाए लैक्टोज को सरल खंडों में तोड़ने का कार्य करता है। अब लैक्टोज के सरल खंड कौन से होंगे ये आपको पता होना चाहिए। लैक्टोज ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और गैलेक्टोज का एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और गैलेक्टोज का एक मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं। इसको मिल्क शुगर कहा जाता है, इसको लैक्टोज को क्या कहा जाता है, मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। तो इस लैक्टोज को डाइजेस्ट कौन करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। परमेज क्या करेगा, इस दीवार की, ये वाली जो दीवार है बनी है ना ब्लैक कलर की दीवार, इसकी परमेबिलिटी बढ़ा देती है लैक्टोज के लिए। पहले क्या हो रहा था, बहुत कम आ रहा था। अब जैसे परमेज एंजाइम अत्यधिक मात्रा में बना या प्रोटीन बनी तो मुख्य रूप से इसकी परमेबिलिटी, इस दीवार की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण लैक्टोज अंदर प्रवेश करने लगता है जल्दी जल्दी। भाई परमेबिलिटी अब तो बढ़ गई, स्वतंत्र हो गए। भाई स्वाभाविक है कि मुख्य रूप से एक व्यक्ति मतलब
चोर आए, मतलब ये घर है, हम घर में शादी मनाने, जश्न मनाने गए हैं बाहर, और चोर आए। चोर ने मुख्य रूप से कैसे भी प्रवेश करके घर को अंदर से लॉक कर लिया, जबकि अपन बाहर से लॉक करके गए थे। घर से अंदर से लॉक कर लिया। अब आपने ताला, पार्टी से आए, आपने ताला खोला तो आपका गेट खुला नहीं, आप अचंभे में पड़ गए, ये क्या हुआ, यानी धक हुआ कि चोर मेरे घर में प्रवेश कर गए, सारा जेवरात पैसा लेके चले गए। तो क्या करोगे कि खिड़की देखोगे, या खिड़की का कोई सांचा देखोगे, या कोई झरोका देखोगे, उसमें से प्रवेश करोगे। तो छोटे से बच्चे के लायक स्थान है तो उसको, छोटे बच्चे को प्रवेश करा दिया, यानी कम प्रवेश हुआ। बड़ा बच्चा होता तो शक्तिशाली होता, हो सकता जाके चोर से अंदर ही मार डालता चोर को, लेकिन अब जगह ही नहीं थी प्रवेश करने के लिए। तो मुख्य रूप से क्योंकि उस चोर ने अंदर प्रवेश जाकर सारे गेटों को बंद कर दिया, तो वो छोटा सा झरोका दिखाया, उसके द्वारा मुख्य रूप से प्रवेश करा दिया। जैसे ही प्रवेश कराया तो उसने जाकर पहले, सबसे पहले क्या किया, कुंडी खोली अंदर से जो लगी थी मेन गेट की, और कुंडी खोली तो जितनी बाहर भीड़ थी, मतलब बाकी घर के सदस्य थे, वे सबके सब अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही सबके सब अंदर प्रवेश करिए तो चोर का क्या हाल होगा। तो वही कंडीशन हुई कि पहले तो लैक्टोज कम प्रवेश हो रहा था, तो यह एलो लैक्टोज में हुआ तो इसको बंधित कर लेता था। जैसे ये बंधित किए, इस इनिबिटर को मुख्य रूप से बंधित किया, तो मुख्य रूप से क्या हुआ, ये फ्री हो गया, और इसने जाकर स्ट्रक्चरल जीन से कहा अब आपको बनाना है जो करें, यानी कि मैं आरएनए पॉलीमरेज अब एमआरएनए बनाऊंगा, और इनके सेगमेंट्स ने ये परमेज जैसे ही बनता है अत्यधिक मात्रा में, तो ये लैक्टोज अंदर जल्दी जल्दी प्रवेश करने लगता है, और ट्रांस एसिटोलाइसिस एंजाइम का अभी तक कार्य ज्ञात नहीं किया जा चुका है। क्या विशेष ध्यान रखें, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का कार्य अभी तक मुख्य रूप से ज्ञात नहीं हुआ। तो ये है आपके। तो देखिए, अब आपका लैक्टोज अंदर प्रवेश हो रहा है, बहुत सारी मात्रा में लैक्टोज अंदर प्रवेश हो रहा है, तो वह किसमें बदलेगा, एलो लैक्टोज बदलेगा। एलो लैक्टोज मुख्य रूप से क्या करेगा कि आई जीन के द्वारा जो रिप्रेसर इनहिबिटर है वो अपने आप को बांध लेता है, इसके द्वारा बनाए जाने वाला रिप्रेसर इनहिबिटर है वो मुख्य रूप से इसको बांध लेता है। तो जिसके फलस्वरूप इससे बंध गया तो ये फ्री है, तो ये मुख्य रूप से लगातार क्या बनाता जा रहा है, एमआरएनए बना रहा है। एमआरएनए के द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, परमेज बनेगा, और ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा। परमेज मुख्य रूप से इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, मतलब परमेबिलिटी को बढ़ा देगा, और बीटा गैलेक्टोज मुख्य रूप से जो लैक्टोज अंदर प्रवेश कर रहा है उसको डाइजेस्ट करने का कार्य करेगा। डाइजेस्ट किसमें करेगा, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और गैलेक्टोज बनेगा, तो उस ग्लूकोज के द्वारा पुनः मुख्य रूप से एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस द्वारा बनने लगेगी। इस प्रकार से उपापचय होता रहता है, लगातार ये क्रिया चलती रहती है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ओपेरन शब्द तो कहीं आए नहीं, तो भाई ये जो सेगमेंट है यहां से यहां तक का, हियर टू हियर, यहां से यहां तक का सेगमेंट क्या कहला रहा है, स्ट्रक्चरल जीन, और यहां से यहां तक का पूरा सेगमेंट क्या कहला रहा है, यदि आपको मैं बताना चाहूं, ये जो आपकी ये इसको कंट्रोल जीन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक तौर पर यही इसके कार्यों को नियंत्रण कर रहा है। इसके कार्य जो एक्सप्रेस होना चाहिए वह मुख्य रूप से कब एक्सप्रेस हो, कब एक्सप्रेस नहीं हो। देखिए, एक्सप्रेस कब ये अपने कार्यों को करेगा, जब मुख्य रूप से मीडियम में लैक्टोज होगा। मीडियम में लैक्टोज नहीं है, ग्लूकोज है, तो उस समय शांत डला रहेगा। क्या डला रहेगा, मुख्य रूप से शांत डला रहता है। तो इस प्रकार से वह मुख्य रूप से अपने कार्यों को लगातार नियंत्रित करता रहता है। तो उसी को क्या कहा गया, जीन, वो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन के कार्यों का नियंत्रण करना ही मुख्य रूप से क्या कहलाता है, जीन रेगुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन रेगुलेशन कहलाता। तो इस प्रकार ग्लूकोज मीडियम में है तो किस प्रकार से एक्सप्रेस कार्य नहीं होते हैं, और ग्लूकोज की जगह लैक्टोज मीडियम में आ जाता तो यह जीन अपने कार्यों को किस प्रकार से एक्सप्रेस करता है। तो इनका जो नियंत्रण है वही रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। इसका पहले तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, हाँ भाई बोलिए, क्या विचार हैं आप लोगों के, कुछ दिमाग में घुसा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 12th के दृष्टिकोण से तो केवल ओपेरॉन कंसेप्ट पूछा जाता है, तो ओपेरॉन कंसेप्ट में आपको क्या लिखना है भाई, कुछ नहीं लिखना है। ये मान के चलिए कि सबसे पहले इस्चीरिया कोलाई पे 1961 में जैकब और मोनार्ड ने लैक्टोज उपापचय से संबंधित कार्य किया था, तो इसको लैक ओपेरॉन के नाम से भी जाना गया। ठीक है, इस कार्य के लिए 1965 में मुख्य रूप से इनको नोबेल प्राइज मिला।
दैट्स इट। और यह ओपेरॉन है, ओपेरॉन एक सेगमेंट है, डीएनए का एक सेगमेंट है। क्या है? डीएनए का एक सेगमेंट है, ये लिखना है। अब इस सेगमेंट्स में मुख्य रूप से दो प्रकार के जीन पाए जाते हैं, स्ट्रक्चरल जीन और कंट्रोल जीन। या नहीं आप लिखना चाह पा रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं, इसके अलावा एक जीन का और समूह पाया जाता है, अर्थात रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन और ऑपरेटर जीन होते हैं। प्रत्येक जीन का अपने अपने प्रमोटर जीन होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन का भी प्रमोटर जीन है और रेगुलेटर जीन का भी अपना प्रमोटर जीन होता है। क्या? रेगुलेटर जीन का भी अपना प्रमोटर जीन होता है। तो स्वाभाविक है कि मीडियम में जब विशेष तौर पर देखिए कार्य, इस का जो कार्य है, इस स्ट्रक्चरल जीन का जो कार्य है वह एमआरएनए का निर्माण करना है। एमआरएनए का निर्माण और एमआरएनए के माध्यम से मुख्य रूप से विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करना है। और कौन सी प्रोटीन? जो लैक्टोज के उपापचय में सहायता करे, अर्थात लैक्टोज के डाइजेशन में मुख्य रूप से सहायता करे। और लैक्टोज के डाइजेशन में के लिए कौन सा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना। अब लेकिन मीडियम में जब ग्लूकोज है, यानी कि लैक्टोज अनुपस्थित है, या ये कहा जाए प्रेरक इंड्यूसर एब्सेंट है। इंड्यूसर दो स्तर पर मैंने कार्य आपको बताए थे, इंड्यूसर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो लैक्टोज जब मीडियम में नहीं है तो यानी कि इंड्यूसर एब्सेंट है। दूसरी भाषा में क्या कह दूं? इंड्यूसर एब्सेंट है, यानी ग्लूकोज पाया जा रहा है। जब ग्लूकोज पाया जा रहा है तो एस्चेरिचिया कोलाई अपने ग्लूकोज को लेगा और उस ग्लूकोज के द्वारा एनर्जी बनाएगा, उसको आवश्यकता ही नहीं है। तो ये क्यों निर्मित होगा? ये वाले जो एमआरएनए हैं या एमआरएनए, इन प्रोटीन्स का निर्माण क्यों होगा? लेकिन बहुत कम स्तर से मुख्य रूप से सतत होता रहता है। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से ये इसके कार्यों को बाइंड अप नहीं कर पाता है। देखिए क्यों नहीं होता है, लार्ज स्केल पर क्यों नहीं होता है। इसका जो ऑपरेटर जीन है जेड के द्वारा, ये बीटा गैलेक्टो, वाई के द्वारा परमेज, और एक विशेष तौर पर आप लड़कियों के नाम होते जया, जया के नाम से इस सेगमेंट्स को ध्यान में रखेंगे। ये पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन कहलाती है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ लिखना है आपको सिस्टोन जेड, सिस्टोन वाई, सिस्टोन ए, विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो इसका प्रमोटर जीन ये है और इसके पास क्या है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यदि लैक्टोज मीडियम में है तो यह मुख्य रूप से एमआरएनए बनाता जाएगा। लेकिन दैट टाइम मुख्य रूप से ये लैक्टोज एब्सेंट है, यानी इंड्यूसर एब्सेंट है, मीडियम में ग्लूकोज है। उस दौरान मुख्य रूप से क्या करता है? इसके बीच में प्रमोटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में एक जीन और पाया जाता है जिसको ऑपरेटर जीन कहा जाता है। ये ऑपरेटर जीन इनके कार्यों को, इसके कार्यों को होने नहीं देता, रोकता, धक्का देता है। क्या? वो बढ़ता है, मैं आ रहा हूं, और वो धक्का देता, नहीं तू जाए, नहीं तू मेरी उपस्थिति में दियो, कार्य नहीं होने दूंगा मैं, चाहे तू कुछ भी कर ले। स्वाभाविक है भाई, वो शक्तिशाली है उस समय। क्या? शक्तिशाली है, क्योंकि एस्चेरिचिया कोलाई को आवश्यकता ही नहीं है। एस्चेरिचिया कोलाई को आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज है, काम चल रहा है। तो इस वजह से मुख्य रूप से क्या करता है? ये इसके कार्यों को नहीं होने देता, और जिसके कारण एमआरएनए का निर्माण नहीं होता। क्यों? ये इसके कार्यों को कैसे रोक पा रहा है? उसके लिए आप यहां आइए। आई जीन, जिसको रेगुलेटर जीन कहा जाता है, आई जीन एक विशेष प्रकार के एंजाइम को साबित करता है जो एक इनहिबिटर प्रोटीन की तरह कार्य करता है, जो एक इनहिबिटर प्रोटीन की तरह मुख्य रूप से कार्य करता है। तो इनहिबिटर प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन जिसको कहा जाता है, यह इसके स्तर पर जाकर जुड़ता है, यानी ऑपरेटर जीन के स्थल पर जाकर जुड़ जाता है, ऑपरेटर जीन की साइट पर जाकर मुख्य रूप से जुड़ जाता है। ऑपरेटर जीन की साइट पर जुड़ा तो इसने इसको पीछे धकेल दिया, यानी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का रास्ता रोककर खड़ा हो गया कि तू निकल के तो देख कैसे निकले हो, जब निकलेगा नहीं तो फिर एमआरएनए का निर्माण कहां से होगा। तो इस तरीके से ये मुख्य रूप से इसके कार्यों को प्रभावित करता रहता है। इस आई जीन का भी प्रमोटर जीन है, इस आई जीन का भी प्रमोटर जीन है। तो इसके द्वारा जो स्पेशल प्रोटीन जो निर्मित हो रही है वो एमआरएनए के द्वारा होती है। यहां भी इसके द्वारा एमआरएनए बनाया जाता है, जो मैं आपको हल्के में लेके बता दिया। अब क्या आया? जैसे ही भाई मीडियम में ग्लूकोज समाप्त हो गया, अब एस्चेरिचिया कोलाई भड़बड़ाया, मेरे कार्य कैसे होंगे? एस्चेरिचिया कोलाई भड़बड़ा गया कि मेरे कार्य कैसे होंगे, मुझे तो जब एनर्जी चाहिए अपने कार्यों को करने के लिए, अब ग्लूकोज है नहीं है। तो मुख्य रूप से मीडियम में लैक्टोज का प्रवेश करा दिया गया, यानी कि एस्चेरिचिया कोलाई इन कंडीशन। अब ये बताया जा रहा है, प्रक्रिया अपने आप हो रही है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि मीडियम में यदि इस एस्चेरिचिया कोलाई को दूध में पटक दिया गया तो वहां क्या मिल गया? लैक्टोज मिला। वहां क्या मिला? लैक्टोज मिला। इस वजह से इसको लैक ओपेरॉन नाम दिया गया था। कहां लिखा है? कहीं लिखा होगा, देखिए
कहीं नहीं लिखा, चलिए लैक ओपेरॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इस संकल्पना को? लैक ओपेरॉन। तो वहां लैक ओपेरॉन मुख्य रूप से कैसे, यह पूर्ण रूप से इसके कार्यों को नहीं प्रभावित कर पा रहा था, ये इनहिबिटर पूर्ण रूप से इसके कार्यों को, जया के कार्यों को प्रभावित नहीं कर पा रहा था, लेकिन बहुत कम कार्य कर पा रहा था, छुप छुप के धीमे धीमे कार्य कर पा रहा था। भाई चोर घर में चोरी करेगा तो चिल्ला के थोड़ी करेगा कि लाओ अलमारी की चाबी, मैं तुम्हारे में सोना पैसा निकाल के ले जाऊं। तो यह इसके कार्य बहुत धीमे धीमे तरीके से कर पा रहा था। जब धीमे धीमे तरीके से कर पा रहा था तो लैक्टोज थोड़ा थोड़ा प्रवेश कर रहा था। अब मीडियम में मैं प्रवेश करा रहा हूं, लैक्टोज तो खत्म हो गया ना ग्लूकोज, तो लैक्टोज धीरे धीरे प्रवेश कर पा रहा था। तो यह लैक्टोज जैसे ही स्टीरिया कोलाई के अंदर प्रवेश करता है तो वह एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। एलोलैक्टोज में जैसे कन्वर्ट होता है तो यह एलोलैक्टोज मुख्य रूप से इस इनहिबिटर को बांध देता है। बंध गया, वैसे ही बंध गया तो ये फ्री हो गया और इसने जाकर मुख्य रूप से एमआरएनए बनाए, इससे ये परमेज बना। अब परमेज जैसी बनती है प्रोटीन तो यह इसकी वाल को, ये जो ब्लैक कलर की बनी हुई है, ये पूरे इसकी परमेबिलिटी बढ़ा देता, तो बहुत अधिक मात्रा में लैक्टोज अंदर प्रवेश करता है। बहुत अधिक मात्रा में लैक्टोज अंदर प्रवेश करेगा तो परमेज एंजाइम अधिक बने, परमेज एंजाइम अधिक बनेगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम अधिक बनते हैं। तो यह मुख्य रूप से उस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने का कार्य सतत करते रहते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये बार बार प्रोसेस उनमें चलती रहती। तो यही क्या है, ये किसने दी थी? जैकब और मोनर ने 1961 में दी थी। इसके लिए 1965 में इनको 1965 में नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या इन्होंने इस संकल्पना को ओपेरॉन संकल्पना या ओपेरॉन कंसेप्ट नाम दिया या ओपेरॉन मॉडल के नाम से जाना गया। कोई आपसे प्रश्न करता है ओपेरॉन क्या है, तो जवाब अब आपको लिखित में देना है। किस में देना है? कमेंट्स बॉक्स में देना है। देखिए, यदि ये जो आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं समझ में आए तो 2 बार वीडियो को देखोगे, निश्चित तौर में आपको समझ में आ जाएगा, निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा। यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दें, उसका जवाब मैं तुरंत दूंगा। क्या जवाब मैं तुरंत दूंगा। और मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक्स करें और शेयर करने की कोशिश करें। क्या शेयर करें? देखिए, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का पूरा।